हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम लोग जो है सो चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र के बारे में बात की गई है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये अपवाह तंत्र होता क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ समझना पड़ेगा। पहला चीज़ ये है कि कोई भी लिक्विड है, तो लिक्विड है तो वो क्या होता है, वो बहता है, फ्लो करता है, ठीक है। लिक्विड जब फ्लो करेगा तो वो, अगर मान लीजिए कोई लिक्विड लगातार कहीं से फ्लो करेगा, तो वहाँ से अपने साथ साथ छोटे छोटे मिट्टी के और सारे कण को लेते जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा कि कोई भी द्रव है, जैसे पानी है, तो एक बह रहा है, बहते बहते जाएगा तो अपने साथ सारा चीज़ मटेरियल को भी ढोते हुए ले जाएगा, काटते ले जाएगा, तो एक गहरा गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो रेगुलर पानी आ रहा था, यहाँ से बहते जाएगा, ये गड्ढा जो है सो ये बहते जाएगा यहाँ से पानी, तो ये गड्ढा बन गया। तो ये गड्ढा को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि यह एक अपवाह तंत्र बन गया। क्या बन गया, यह एक ड्रेनेज सिस्टम बन गया, एक ड्रेनेज पैटर्न बन गया। मतलब कि अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी टेक्स्ट बुकें हैं उसमें जो लिखा है वर्ड, उस पर गौर करना चाहिए, ठीक है। तो अपवाह तंत्र का मतलब है, या अपवाह स्वरूप का मतलब है कि जो पानी बह रहा है, मान लो कि यहाँ से कोई पानी बह रहा है, ये गड्ढा है, मान लो 20 मीटर का ये गड्ढा है, यहाँ से पानी बह रहा है, तो इसमें से पानी मान लो यहाँ बंद कर दें, बंद कर देंगे तो यहाँ पे जो है सो कहीं ऐसी आकृति मिलेगी, कहीं ऐसी मिलेगी, कहीं ऐसी मिलेगी। तो ये क्या है, इसका स्वरूप है। अपवाह तंत्र का क्या है, यह एक स्वरूप है कि अपवाह तंत्र होता कैसा है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें जो पढ़ना है वो वाटर का अपवाह तंत्र पढ़ना है, मतलब पानी का अपवाह तंत्र या अपवाह स्वरूप पढ़ना है कि पानी जहाँ से जाता है तो ज्योग्राफिकली या फिर भौगोलिक रूप से या भूगोल में वो कैसी कैसी आकृति बनाता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब जो है सो मान लीजिए कि अब ये मैंने बोला पानी बह रहा है, ठीक है, तो एक आकार बना दिया, जिस आकार से ये हमेशा पानी बहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिन या द्रोणी। क्या बोलते हैं इसको, द्रोणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्रोणी बोलते हैं या बेसिन बोलते हैं। कि ये मतलब कि इसकी चौड़ाई मान लो कि 10 मीटर है और गहराई मान लो 5 मीटर है, तो एक बेसिन है जिसकी चौड़ाई जो है सो 10 मीटर है और गहराई कितनी है, 5 मीटर है, तो ये क्या है, बेसिन है। अब कई कई बार होता है कि बेसिन की लंबाई काफ़ी ज़्यादा, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। मान लो कि आपके हो गई कि बेसिन की चौड़ाई हो गई आपकी, यहाँ पे मान लो कि 400 मीटर हो गई, सपोज डैट, और लंबाई जो है सो वो हो गई 2500 मीटर, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो बेसिन की जो लंबाई और चौड़ाई है, यह पानी के बहाव पर डिपेंड करता है कि पानी कैसा आ रहा है। पहला चीज़ तो एक फैक्टर ये है कि पानी कितना आ रहा है, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है। दूसरा चीज़ ये है, इसमें दूसरा चीज़ अगर आप देखें, पहला तो पानी की क्वांटिटी हो गई, दूसरा चीज़ हो गया कि वो स्थल खंड कैसा है। स्थल खंड जो यहाँ से पानी बह रहा है वो कैसा है, ज़मीन है क्या, ज़मीन में सॉफ्ट ज़मीन है क्या, जैसे उपजाऊ, जैसे जलोढ़ मिट्टी तो नहीं है, या फिर चट्टान तो नहीं है। तो अगर वह पानी जलोढ़ मिट्टी से बहेगा तो वो ऐसे विसर्पण करके बहेगा, लेकिन अगर चट्टान से बहेगा तो वो सीधा बहेगा, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी में या मिट्टी में जो है सो पानी के बहने से जो स्वरूप बनेगा वो अलग बनेगा, चट्टान में जो है सो अलग बनेगा। कहीं पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है, तो यहाँ से अगर ये जो बन रहा है तो गॉर्ज बनेगा, यहाँ पे जो है सो सीढ़ी नुमा ये बनेगा, सीढ़ी नुमा आकार बनेगा घाटियों का, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ये हमने आपको जितना ये सारी चीज़ें थी हमने यहाँ बता दिया है, ठीक है। तो आपको या तो ये जो बता रहा हूँ उसको लिख लो तो आपका काम बन जाएगा, अदरवाइज इसका नोट्स बना लो, लेकिन जो बता रहे हैं वही चीज़ लिखा है इसमें, और अलग से कुछ नहीं लिखा है। अब यहाँ पे है कि पानी आने का स्रोत, अगर कहीं अफवाह तंत्र या कहीं पे पानी बह रहा है तो उसका स्रोत क्या है। तो मान लो कि हमारे यहाँ इंडिया की, अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे, काहे की प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे, या इंडिया के जो है सो हम लोग बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इंडिया में 2 प्रकार के पानी के स्रोत हैं, ठीक है। एक है जो हिमालय पे, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं अगले क्लास में, हिमालय। तो इसमें हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय में जो है सो 4000 मीटर से जब ऊपर होता है तो बर्फ़ जमने लगता है, बर्फ़ गिरने लगता है और जमने लगता है। तो जब बर्फ़ ज तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगा तो बर्फ़ नीचे खिसकेगा, नीचे खिसकेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हम लोग एक चीज़ और बता दूँ कि हम लोग जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, क्या होता है? तापमान कम होता है, और जैसे-जैसे हम लोग नीचे आते हैं तापमान बढ़ता है।
ठीक है, तो ये बताता सब लोग है, लेकिन इसका कारण नहीं बताते हैं। कारण ये है कि ये धरती है, तो इसके जो पास वाला इलाका है, इसके पास में जितनी हवाएं हैं उसकी डेंसिटी, घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, सघन है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो घनत्व कम होते जाएगा। तो ये सूरज की लाइट जब ये पृथ्वी पे पड़ती है तो पृथ्वी कुछ लाइट अंदर चली जाती है, कुछ लाइट बाहर आती है। तो इसका जो है सो क्या बोले, इफिशियंसी कह लें या इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो ये जो घनत्व, ज़्यादा घनत्व वाली हवाएं हैं, ये क्या करती हैं, इस एनर्जी को पकड़ के रख लेती हैं। और जैसे जैसे बाहर जाता है ये लाइट, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, जब ज़्यादा पकड़ के बैठा है तो ज़्यादा एनर्जी है। ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। इसलिए हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। मतलब धरती के सरफेस से जब आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। धरती के सरफेस से जब आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब धरती के सरफेस से जब नीचे आओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो धरती के सरफेस से जब आप ऊपर जाओगे, धरती के सरफेस से जब ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। जब ऊपर से नीचे आओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हवा यहाँ ज़्यादा है, ये जो रेडिएशन है, विकिरण है, इसको ये पकड़ लेता है, ये हवाएं। और जैसे जैसे ऊपर हवा का घनत्व कम होते जा रहा है, हवा का घनत्व कम होते जा रहा है, तो कम विकिरण पकड़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। लेकिन पास में क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये तो हम समझा दिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सो बर्फ बना हुआ है। यहाँ पे जो बर्फ बना हुआ है यह क्या करता है कि जब ज़्यादा बर्फ होगा तो नीचे खसकेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं ग्रेविटेशन के कारण। अरे गुरुत्वाकर्षण नीचे ही खसकाएगा ना। तो जब ये नीचे हवाएं खसकी, जब ये बर्फ नीचे खसकेगा तो टेम्परेचर क्या हो गया, पहाड़ पे 4000 मीटर पे बर्फ बना है, अब आ गया 3000 मीटर पे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना भैया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिघलेगा, पिघलेगा तो क्या होगा, ये पानी के रूप में। और यही पानी जो है सो बह रहा है। और दूसरा क्या है, मानसूनी हवाएं हैं। दूसरा क्या है, मानसूनी हवाएं हैं। ये इंडिया है, इधर से आके टकराती हैं यहाँ पे। केरल में सबसे पहले 1 जून को मानसूनी हवाएं टकराती हैं, और फिर पूरे इसमें प्रायद्वीप में वर्षा करती हैं। ये हम जो मानसून पढ़ेंगे तो उसमें हम समझाएंगे आपको डेफिनेटली। तो अब एक हो गया कि ये हिमालय से, तो हिमालय की नदियां हो गई। दूसरा हो गया, ये मानसून के कारण जो वर्षा हो रही है तो इधर भी तो पानी जमा होगा, पानी बहेगा ना जी। पानी बहेगा तो दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय नदियां हो गई। तो नदी 2 प्रकार के हो गए, नदी के पानी का स्रोत 2 प्रकार हो गए, एक हिमालय की नदियां हो गई, दूसरी प्रायद्वीप की नदियां हो गई। अब यहाँ पे एक ये जानकारी है, या याद कर लो इसको, आपके एग्जाम में आ सकता है कि विश्व के सबसे बड़ा जो है सो नदी का बेसिन, हमने क्या बोला, बेसिन क्या होता है, चौड़ाई होता है, ये है जल ग्रहण क्षेत्र। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सो नदी का बेसिन होता है। तो अमेजन है, कौन सी नदी है सबसे बड़ी, अमेजन है। कौन सी नदी है भैया, तो अमेजन है। तो और भारत में, अब यहाँ पे देखो 2-3 चीजें हैं जिसको ध्यान रखना है। एशिया में, ये भारत में कहे तो एक तरह से, एक तो हमारी सिंधु नदी है लंबाई में, लेकिन सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र जो है सो भारत में वो गंगा नदी का है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र भारत में किसका है, गंगा नदी का है। अब हमने आपको बता दिया कि हिमालय जो है आपका, ये आपका जो है सो, अगर आप मैप में अगर थोड़ा सा मैप देखते हैं अगर, तो ये जो है सो हमारा हिमालय है, ये हिमालय है। तो हिमालय की इधर हम बताए थे 3 श्रेणियां हैं, और इधर भी जो है सो 3 श्रेणियां, ये ट्रांस हिमालय है, और ये जो है सो उसके बाद बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक है, ये कल बता चुके। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, सिक्किम तक जो है सो क्या है, बर्फ जमा है। तो अब ये बर्फ पिघल रहा है, पिघल रहा है तो नदी की धाराएं आ रही हैं, ये पहाड़ को क्या करते हुए, काटते हुए, अपना जल ग्रहण क्षेत्र बनाते हुए ऐसे आ रही हैं नदियां। ठीक है, ऐसे आके इसमें मिल रही हैं, फिर इधर से आके मिल रही हैं, फिर इधर से आके मिल रही हैं। तो ये देखो, ये क्या है, ये जो है सो रोड हो गया, और ये नदी का गहरा घाटी है, ये खाई है। और नदी जो है सो ऊपर से पानी आके इसमें क्या हो रहा, मिल रहा है। तो पहले छोटी धारा है, लेकिन धीरे धीरे यही क्या होगी, धारा बड़ी हो जाएगी। अब क्या है कि नदी के पानी अगर कहीं बह रहा है तो क्या जो है सो, ये जिस स्थान पे ये जो है सो मान लो पहाड़ है, तो इस पे पानी अगर बह रहा है, ऐसे पानी बह रहा है, तो क्या इसको छोड़ देगा, नहीं। जहां जैसा ढाल मिलेगा वैसा वो काटते जाएगा, और बहा करके ले आकर के मैदानों में पाट देता है, मैदानों में फैला देता है, उपजाऊ मिट्टी बहने लगती है, बन जाती है। तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो हिमालय में जो है सो, हिमालय के उद्गम से लेकर के, और हिमालय से जहाँ से नदी निकलती है वहाँ से लेकर के, और जो है सो बंगाल की खाड़ी तक या अरब सागर तक,
नदी दो ही जाएगी, या तो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, नहीं तो अरब सागर में जाएगी, तो या फिर हिंद महासागर में नीचे जाएगी तो हिंद महासागर में जाएगी। तो यहाँ पे जो है सो अपना एक सेटअप तैयार करती है, अपना एक आकार बनाती है पूरे को, ठीक है। तो अब ये इसके साथ में जो है सो बालू पत्थर दुनिया भर के मटेरियल भी साथ में ले आएगा और ले जा करके नीचे डिपॉजिट कर देगा। अब डिपॉजिट कर देगा तो वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा कैसा होता है? डेल्टा देखो, ये आया आपका नदी, नदी आया तो यहाँ ढाल जो है सो ये प्लेन में आ गया। मान लो कलकत्ता में नदी आ गई है, कलकत्ता में आ गई तो ढाल कम हो गया, तो ये नाटक तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मलबा ले आई है यहीं छोड़ देगी, ढाल का मलबा छोड़ देगी तो चैनल बनने लगेगा, चैनल बनने लगेगा, और मलबा फिर यहाँ फिर चैनल बनने लगेगा, फिर चैनल बने, यहाँ पे आगे बढ़ेगी, यहाँ फिर यहाँ पे चैनल बना, यहाँ पे फिर चैनल बन गया, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे फिर चैनल बन गया। मतलब कि क्या हुआ, ये अपना मुंह रोक दिया, ये जितने भी ये मुंह रोक दिए तो अलग अलग दो मुंह बन गया, फिर चार मुंह बन गया, फिर छो। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा बोलते हैं। कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझ लो इस चीज को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि नदी जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि अब पहाड़ में नदी जो है सो, अब नदी के जो है सो स्वरूप को अगर आप देखो, नदी के स्वरूप को अगर समझो, थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा यहाँ पे कि देखो, नदी जो है पहाड़ पे आकृति का निर्माण करेगी, उसके बाद में पहाड़ से नीचे आएगी तो नया आकृति का निर्माण करेगी, उसके बाद और नीचे आएगी तो अब हर एक जगह पे अलग अलग नदी जो है सो नदी का पानी जमीन को काट के अलग अलग आकृतियों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो उन आकृतियों को हमें तो समझना पड़ेगा ना कि कैसा आकृति बन रहा है। हिमालय में कैसा आकृति बनेगा, क्वेश्चन आ गया कि हिमालय में कैसा आकृति बनेगा। तो अब देखो, एक होता है कि बहुत, मान लो कि हमारी जो है नदी बहुत ऊंचा से आ रही है, हमारी नदी जो है सो ऐसा है कुछ, ये ऐसे गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो गहरी खाई का निर्माण कर देगी, और ये जो है सो ऐसे पास हो गई तो इसको गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गॉर्ज बोलते हैं। गहरी खाई है। उसके बाद में सपोज दैट कि अब जो है सो कुछ नदियाँ जो है सो ऐसे आ रही हैं, फिर ऐसे आ रही हैं, फिर ऐसे आ रही हैं, फिर ऐसे जा रही हैं। नदी तो ऐसे ही आ रही है, ये नदी का पानी है, ऐसे निकल गया, फिर नदी का पानी ऐसे आया। तो ये आकृति क्यों बनी? क्योंकि ये हार्ड रॉक है। कैसा है? ये हार्ड चट्टान है, और एक काट दिया मतलब ये जो है सो सॉफ्ट चट्टान है, फिर ये हार्ड चट्टान है, फिर ये सॉफ्ट चट्टान है, तो ऐसी आकृति बन जाती है। समझ गए ना? तो ये सीढ़ीनुमा आकार बन जाता है, एक गॉर्ज बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? सीढ़ीनुमा बनेगा। कई बार नदी क्या होता है कि नदी का पानी ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, तो जो नदी का पानी यहाँ गिरेगा ये क्या करेगा? एक गड्ढा बना देगा, एक झील सा बना देगा। यहाँ पे यहाँ के सामान उठा के यहाँ पटकेगा, फिर यहाँ भी झील बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये पहाड़ों पे ऐसी ऐसी आकृतियां नदियां क्या करती हैं? बनाती हैं। उसके बाद में क्या करेगी नदी? उसके बाद नदी ये करेगी आपको कि नदी उसके बाद ऐसा करेगी कि अब पहाड़ से नदी कहाँ आ गई? ये हमारी जो है सो ये है हमारी पहाड़, ये हमारी हो गई क्या? ये हो गई हमारी पहाड़। और यहाँ पे जो है ये पहाड़ होने के बाद में ये नदी ऐसे आई, ये नदी ऐसे आई, यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे एक गड्ढा खाली कर दी, फिर यहाँ से जब उतरी तो एक कुछ ऐसा जो है सो एक पत्ते के जैसा जो है सो कुछ, अब ढलान तो कम हो रहा है ना, तो जो सामान बहुत ज्यादा बोल्डर थे यहाँ ले आके पत्ते के आकार का एक छोड़ देगी, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा डेल्टा का निर्माण होता है। उसके बाद नदी आ गई है प्लेन में। अब प्लेन में आएगी तो क्या करेगी? नदी जब प्लेन में आएगी तो यहाँ से पूरा बड़ा बड़ा बोल्डर छोड़ते हुए आ रही है, इधर छोड़ते हुए, जो अब अभी भी है कि उसके पास बहुत सारा मिट्टी है नदी के पास, तो क्या करेगी? वो सिंपल से क्या करेगी कि नदी बह रही है तो यहाँ पे जमा करने लगेगी, तो नदी जो है सो आगे बढ़ेगा। तो अब आखिर में तो यहाँ पे जमा कर दी, तो अब ये आगे बढ़ गया, फिर ये ऐसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे जमा करी, तो फिर नदी का मुंह ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ जमा करी, फिर ऐसे हो गया। तो इस तरह से नदी क्या करती है? नाचने लगती है, विसर्पण करने लगती है। कारण क्या है? एक तो ढाल का कम हो जाना, कारण क्या है? ढाल का कम होना, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या रीजन है कि उसके पास में जो है सो कंकर पत्थर बहुत हैं, कंकर पत्थर बहुत है, कंकर पत्थर बहुत है। तो अब ये तो छोड़ेगा ना, तो इस तरह से जो है सो अब यहाँ पे अब के कुछ दिन के बाद क्या होता है कि नदी का रास्ता ही कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है वो गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? गोखुर झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया नदी का, हमने ऊपर से नीचे तक। उसके बाद में नदी अब यहाँ पे आई तो डेल्टा का हम बता चुके हैं। डेल्टा क्योंकि कुछ ऐसा बनता है डेल्टा, हम अभी बता चुके हैं, क्योंकि नदी ये पहले यहाँ पे आई, नदी ऐसे आई, ढाल कम है, यहाँ पे अपना सारा मलबा यहीं पे मुंह पे छोड़ दी,
तो अब पानी तो है, पानी तो निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो पानी तो इसको तोड़ेगा नहीं, तो पानी कुछ ऐसा गया। फिर यहाँ पे वही मलबा जो है सो अब मलबा यहाँ जमा होने लगा, फिर ये ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह से एक चापकार जो है सो डेल्टा के जैसा आकार बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। इस चीज को क्लियर हो गया। हम लोग ये अब यहाँ पे जो है सो आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन हमने ज्यादा बता दिया, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये नदी का स्रोत हो गया, ये ऊपरी भाग हो गया, इधर से आ रही, इधर से आ रही, फिर ये मध्य भाग हो गया, फिर ये गोखुर झील हम बता चुके, ये विसर्पण हो रही है हमने बता चुके, ये निचला भाग है, और यहाँ पे देखो ये डेल्टा का निर्माण हो गया, ठीक है। अब एक चीज होता है कि ये वाला देखो, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, हो सकता है कि ऐसे ही कुछ जो है आपका एक ऐसा भी बन रहा होगा, बन रहेगा ना जी, यहाँ से भी एक नदी आ रही होगी। तो ये वाला जो है इसको जल विभाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जल विभाजक। मतलब एक जल यहाँ से आ रहा है, एक पहाड़ के यहाँ से आ रहा है, बीच में ये ऊंचा वाला जो भाग है, शिखर जो है, ये पहाड़ है ना, देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब क्या है कि नदी क्या है, ये तो पूरा मिट्टी है ना, ये तो पत्थर है ना, यहाँ से नदी तो आएगी नहीं। नदी है तो या तो इधर जाएगी, नहीं तो इधर जाएगी। तो ये वाला जो है यही जल विभाजक है, मतलब जल को क्या कर रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है। सिंपल सी बात है, ये इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। अब जरा देख लो, इसमें बुक में तुम्हारे पता नहीं आगे क्या दिया, हमको पता नहीं है, अब हम समझा देते हैं आपको। थोड़ा सा देख लो कि हिमालय की जो नदियां हैं, तो हिमालय की नदियां जो है आपका जो है सो, अब एक नदी जो है यहाँ से निकल रही है, बुखारचू ग्लेशियर से जो निकल रही है, सिंधु नदी निकल रही है, इधर जा रही, ठीक है। इसके बाद में झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलुज, और सबका पानी सतलुज में आके यहाँ पे झेलम में, इसमें सिंधु नदी में मिल गया, ठीक है। तो ये नदी तंत्र हो गया। दूसरी नदी तंत्र होती है हमारी, ये गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। यहाँ पे आती है, तो ये जो है सो एक यहाँ हुगली से निकल जाती है और एक ये है, दो है, ठीक है। तो इसमें जो है सो यहाँ पे गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, इधर जो है सो आपका तीस्ता, ठीक है। और इसके बाद में इधर आती है जमुना, इधर से आके अब इधर से चंबल जाके मिल रही है, सोन मिल रही है, केन मिल रही है, बेतवा मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद में इधर भी है, इधर इधर भी कुछ नदियां आके मिल रही हैं, ठीक है। तो एक नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र ये हो गया। ये पूरे जाके जिसमें मिल रही हैं, ये कौन सा है, ये गंगा नदी तंत्र दूसरा हो गया। और तीसरा यहीं से निकलता है एक नदी, इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और यहाँ से मारता है इंटर अरुणाचल प्रदेश से, दिहांग से, और फिर जो है सो ये गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो एक नदी तंत्र हमारा ये तीसरा हो गया। तो पहला हो गया सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हो गया गंगा नदी तंत्र, और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर आगे हम देखते हैं, तो इसमें जो है इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, और आप लोगों का लेवल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक है वहाँ तक समझ लो आप, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात कर रहा है, हमने आपको समझाया कि प्रायद्वीपीय हमारा कैसा है, प्रायद्वीप तो हमारा ऐसा ही है ना, यही है ना प्रायद्वीप, मतलब तीन ओर से इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायद्वीप बोलते हैं। अब यहाँ पे मानसूनी हवाएं टकराती हैं और इधर पूरा वर्षा करती हैं। फिर जो है सो ठंडी के दिनों में यहाँ पे मानसूनी हवाएं टकराती हैं और यहाँ वर्षा करती हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे जो वर्षा हो रहा है, तो इसको जल निकासी के चाहिए, तो ये है सतपुरा माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, आपका जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। यहाँ से जो है सो नर्मदा निकलती है, ये इधर जाके गिरी, और इधर से जो है सो तापी निकलती है, ठीक है। इधर से महानदी आके इधर मिल गई, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका गोदावरी हो गई, फिर हो गई इधर कृष्णा हो गई, फिर इधर हो गई कावेरी हो गई, ठीक है। और इधर जो है सो जो है सो इधर बैगई और ये सब हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और गुजरात वगैरह ले लेते हैं, तो इधर लूनी हो गई, इधर साबरमती हो गई, ठीक है। ये अरावली का पहाड़ी हो गया, ठीक है। और ये वाला देखो, अब ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत हमने क्या बोला, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब तीन ओर से समुद्र से या पानी से घिरा हुआ। तो इसका ढाल जो है सो ऐसा है, क्योंकि चंबल और सोन और बेतवा और केन नदियां जो है सो इधर जा रही हैं। उसके बाद में यहाँ पे ढाल जो है सो नर्मदा, और इधर की बात करें तो यहाँ पे ढाल जो है सो नर्मदा और तापी ऐसा है, तो यहाँ ऐसा है। उसके बाद में इधर की ढाल जो है सो ऐसा है, इसलिए सारी नदियां, और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता। यहाँ डेल्टा का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि ढाल कम है, और यहाँ पे ढाल क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। और यहाँ पे पानी आता कहाँ से है, तो मानसून से आता है। ये हार्ड रॉक है,
ये क्या है, ये हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक है मतलब कठिन चट्टाने हैं। तो यहाँ पे नदी ज़्यादा नाटक नहीं करती है, जैसा वैसे ही रास्ता रहता है। गर्मी के दिनों में पानी खत्म हो जाता है, बरसात के दिनों में पानी रहता है, इसीलिए इधर पानी की मात्रा कम है और अपने यहाँ जो है सो पानी की मात्रा ज़्यादा है। और ये जो है सो पहाड़ों से, अब एक चीज़ देखो, ये है हमारा पहाड़, ये हो गया हमारा पहाड़, नदी यहाँ से निकल रही है। तो नदी जब गिरेगी तो ये यहाँ पे एक होल करेगी, ये बहुत तेजी से गिरेगी, साथ में कंकर पत्थर भी ले आ रही है। तो एक जो है सो इसको जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जलप्रपात। क्या बोलते हैं इसको? जो ऊपर से नीचे जो है सो जलप्रपात, नदी जो है सो जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद में हमने ये बता दिया आपको, ज्वालामुखी एस्चुरी का निर्माण करती है। हाइट ज़्यादा होगा तो एस्चुरी का निर्माण जनरली क्वेश्चन में आ जाए तो पश्चिमी घाट में, और डेल्टा का निर्माण पूर्वी घाट में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि भारत की प्रमुख नदियों की, अगर हमने पहले अपवाह तंत्र की हम बात कर चुके हैं, और ये प्रमुख नदियों के बारे में भी हम बता चुके हैं। देखो हमने बताया था ना अभी आपको, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये ऐसा हो गया। ठीक है। तो अपवाह तंत्र हमने बोला था, ये सिंधु नदी हो गई, और ये गंगा नदी हो गई, और ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ठीक है। और बाकी इधर हो गई आपकी ये चंबल हो गए, सिंध बेतवा हो गया, इधर ये कौन सा लूनी नदी हो गई, और इधर से आती है जमुना, और चंबल उमल को अपने पानी लेके फिर इधर गिरा देती है। और फिर जो है सो इधर महानदी हो गई, और इधर जो हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गया, इधर बैगई हो गया, इधर तापी हो गया। यही है ना नदी तंत्र। लेकिन मुख्य नदी तंत्र कौन सी है? एक ये है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यही तीन है हमारी नदी तंत्र। ठीक है, जो हम बता चुके आपको। उसके बाद में इन्होंने बोला है सिंधु नदी तंत्र के बारे में बोला है। तो अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा मैप पे थोड़ा सा ध्यान दो, तो आपका ज्योग्राफी तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, मैप पे ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ से निकलती है सिंधु नदी तंत्र, ये जो है सो मानसरोवर के पास से निकलती है, और जो है सो ये इधर लद्दाख और जस्कर से होते हुए पास करती है, और इधर जो है सो यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में एक गॉर्ज का निर्माण करती है। हमने अभी आपको बताया गॉर्ज गहरी खाई होती है, नदी ऐसे गिरी और ऐसे निकल गई। तो ये जो है ये गहरी खाई है ना, यही है गॉर्ज। तो यहाँ ये गॉर्ज का निर्माण करेगी और ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ जो है सो भारत में जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन सा राज्य है आपका? जम्मू एंड कश्मीर है। और लद्दाख, ये बोले ना लद्दाख और जस्कर से प्रवेश करती है। और प्रवाह क्षेत्र 250 किलोमीटर, हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में ही है। बाकी इधर तिब्बत हो या चाइना का पार्ट है, इधर पाकिस्तान है, तो हमारे पास तो इतना ही है ना। तो 250 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। अब इसमें जो है सो लेफ्ट और राइट से इधर श्योक नदी आती है, इधर नुब्रा, इधर इधर नुब्रा नदी आती है। उसके बाद में इधर से भी बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही होगी। तो उसके बारे में बोला है कि जस्कर, अब जस्कर, अब जाहिर सी बात है इधर से ये जस्कर है, ये लद्दाख है, तो जस्कर से भी नदी आ रही होगी, लद्दाख से श्योक आ रही है, नुब्रा नदी आ रही है। ये प्रमुख नदियाँ जो है सो इसमें आकर मिलती हैं। और गिलगिट में जो है सो गौर का निर्माण करता, हम बता ही चुके, आपको पहले भी बता चुके हैं। और बलूचिस्तान जो है सो और गिलगिट से होते हुए यह जो है सो आगे जाके मिठानकोट पाकिस्तान में, सतलुज, ब्यास और झेलम और चिनाब इधर वाले जो है सो मिठानकोट में अपनी ये वाली नदियाँ, ये झेलम, चिनाब, रावी, बीच, सतलुज अपने यहाँ गिरा रही हैं, और ये सब ले जाके अरब सागर में अपनी जल गिरा दे रही है। ठीक है। तो ये हो गया। और इसकी लंबाई जो है सो 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है ना, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है लंबाई की अगर बात करें हम, तो गंगा की लंबाई 2525 है, लेकिन इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना कि सिंधु नदी की लंबाई क्या है? ज़्यादा है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर हो गया, और गंगा नदी की कितनी हो गई? तो आपकी हो गई 2500 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद में अगर हम गंगा नदी तंत्र की आप बात करोगे, तो गंगा नदी तंत्र के लिए ये हो गया कुछ ऐसा। ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र की अब थोड़ा सा गंगा नदी तंत्र में थोड़ा हमें वो होना पड़ेगा। यहाँ पे जो है सो इनके जो है सो अलग अलग जो है सो मेन तो इसका गोमुख ग्लेशियर है जहाँ से निकलती है। उसके बाद में भी बहुत सारे ग्लेशियरों से यहाँ पे पानी आकर के हरिद्वार में फाइनली ये जो है सामने से निकलती है नदी। तो अभी यहाँ पे अलकनंदा उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग में भागीरथी में मिल जाती है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं कहाँ पे? तो देवप्रयाग में। हरिद्वार के समय गंगा नदी मर्दया में प्रवेश करे। हम बताए आपको, यहाँ से निकली दो जलधाराएं आई, और यहाँ पे हरिद्वार में जो है सो ये अब मैदान में आ गई नदी। तो अब उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा बिहार हो गया, चौथा झारखंड हो गया, पांचवा पश्चिम बंगाल हो गया। 5 राज्यों से होकर हमारी गंगा नदी क्या होती है? बहती है।
अब यहाँ पे है कि गंगा नदी जो है सो उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो अब बांग्लादेश में जो है सो फरक्का एक बैराज बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग पानी घटता और बढ़ते रहता है, तो वहाँ से उसको मेजर करते हैं। और बांग्लादेश में गंगा को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा, अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है कि हमारी गंगा नदी इधर हुगली हो गई और ये आई, तो यहाँ पे अब पद्मा बोलने लगे, ठीक है। और इधर से ब्रह्मपुत्रा घूम के आ रही है, ठीक है, ये पद्मा इधर से आ रही थी, और ये जब इसमें मिल जाती है तो ये जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। उसके बाद जब आगे ये दोनों मिल के बढ़ती हैं तो इधर एक नॉर्थ ईस्ट से एक नदी निकलती है मेघना करके, तो फाइनल नाम जो है इसका मेघना हो जाता है, ठीक है। तो अब ये हमने आपको बता दिया कि जो है सो पद्मा हो गया, जमुना हो गया, और फिर जो है सो क्या हो गया? मेघना हो गया। और नदियों के नाम जैसे अब गंगा नदी की तंत्र है, यहाँ से निकल रही है, तो आपका जो है सो इधर से जमुना आके मिल रही है, जमुना में इधर से चंबल और सोन बेतवा केन मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, इसके बाद तीस्ता, ये सब आके गंगा नदी में इधर से आके मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हुगली में जो है सो एक नीचे कट जाती है, और इधर एक जो है सो हुगली, गंगा नदी दो पार्ट में, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो पार्ट में विभाजित हो जाती है। एक हुगली चली जाती है और दूसरी जो है सो पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है, संगम मेघना के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ सुंदरवन का क्या बनेगा? अब डेल्टा बन रहा है, तो हमने डेल्टा अभी आपको बता दिया, डेल्टा कुछ ऐसा बनता है, हैं? तो यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है। अब सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझने वाली बात है कि हमने ये आपका मैप बना दिया हमने, ठीक है, ये मैप बना दिया, तो ये हो गई हमारी ये मैप, ठीक है। तो गंगा नदी हमारी कुछ ऐसे निकल रही है और सिंधु नदी कुछ ऐसे निकल रही है। याद हो हमको बताए थे आपको अरावली पर्वत, ये जो है सो गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक है, तो ये जल विभाजक है। हमने अभी आपको बताया था ना, एक नदी यहाँ से निकल रही, दूसरी नदी यहाँ से निकल रही, तो बीच वाला जो ये क्या है? ये पहाड़ जल विभाजक। वैसे ही ये पहाड़ है, तो इनके बीच में ये क्या काम करता है? जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। सुंदरवन के मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। अरावली से सुंदरवन तक मैदान, अच्छा हाँ, अरावली से लेकर के और ये सुंदरवन तक जो है मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, लेकिन टोटल गंगा के मैदान की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। एरिया कितना है? 7 लाख किलोमीटर है। हिमालय की एरिया कितना है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। हिमालय की लेंथ कितनी है? तो हिमालय की लेंथ जो है सो इधर 500 है और इधर क्या है? 150 है, 160 तक है। वैसे ही इधर मैदान की लेंथ ज्यादा है, इधर मैदान की लेंथ कम है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर आप मैप देखो, ये है हमारा, तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारा जो है सो ये हमारी मैप हो गया, यहाँ से निकलता, मानसरोवर लेक से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर मारती है और इधर बांग्लादेश में चली गई, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसकी लंबाई जो है सो 2900 किलोमीटर है। कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। वैसे तो मैक्सिमम चीन में हमारे पास कम है। तो अब इसमें देखा जाए तो ये भी जो है सो आपका जो है सो नमचा बरवा से जो है सो, नमचा बरवा उत्तरी हिमालय में नमचा बरवा से एक यू शेप का ऐसा शेप बनाते हुए जो है सो गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गॉर्ज के नाम से जानते हैं, और यह जो है सो इंडिया में प्रवेश करती है। तो इसमें भी लेफ्ट से नदियां आ रही हैं और राइट से, जैसे कि आपका जो है सो सुबानश्री हो गया, धनश्री हो गया, मानस हो गया, तीस्ता हो गया, ये सब आके इसमें मिलती हैं। अब ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में एक शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। नदी के जल नगण्य के बराबर होता है, लेकिन बहुत सारी इधर से जो है पानी जाके उसमें मिलते रहता है, इसके कारण उसका आकार बड़ा हो जाता है और सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। और यह एक अनेक, अब यहाँ पे देखो, अब एक नदी जो है ब्रह्मपुत्र में क्या होता है कि अब ये जो है सो ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ से ये मानसरोवर से निकली, ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर मारी दिहांग गॉर्ज से और ये आ गई। तो ये जो है नदी अपने साथ मिट्टी भी ले आ रही है, मैंने सबसे पहले चर्चा किया था। तो यहाँ पे वो मिट्टी जमा कर देगी और एक गुम्फित, एक जो है नदी द्वीप का निर्माण, नदी के बीच में एक उथला सा टीला सा बन जाएगा, जो कि अभी आपके यहाँ असम में है, ठीक है। और यहाँ पे लोग रहते भी हैं। एक डिस्ट्रिक्ट घोषित की गई है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी जो है सो आइलैंड है ये, मतलब कि जो है सो क्या आइलैंड को क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये द्वीप है, नदी द्वीप है, जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन कटाव होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जान माल और रहना बड़ा ही कठिन होता है, ठीक है। अब यही है, देखो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपू के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में हमने बता चुके जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में यमुना नदी की बात करते हैं। तो यमुना नदी जो है, अब यमुना नदी देखो ये है कुछ ऐसा, तो यमुना, ये तो गंगा यहाँ से निकल गई और यमुना इधर से इसके ऊपर से निकलती है,
इधर बंजरपुर से निकलती है, बंदरपुर से, और इधर जो है सो इधर चंबल, बेतवा, सोन, केन इधर से पानी लेके इसमें मिल जाता है। अब फाइनली जो है सो ये गंगा में जाके यहाँ पे मिल जाती है। 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह जो है सो इलाहाबाद में जाकर के मिल जाती है और खत्म हो जाता है। ठीक है, चंबल, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियां हैं। अब घाघरा नदी जो है सो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के कर्नवाली से मांग बोलता है कि मापचा चुंगो नदी हिमनद से निकलता है, याद रखना है इसको, मापचा चुंगो, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कहाँ से निकल रही है? मापचा चुंगो से निकल रही है। और हिमालय को अब हमने बताया ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो अब तिब्बत से निकल रही है। अब याद रखना, ये हो गया हमारा काराकोरम, ये हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय, ये बृहद हिमालय हो गया, ये मिडिल हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, इधर से निकल रही है और यहाँ गॉर्ज बनाते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, और ये आकर के घाघरा जो है सो पर्वतीय कर्णाली एवं घाघरा नाम से भी जानते हैं। नेपाल में प्रभावित तो छपरा के पास सरदा नदी में जलग्रहण क्षेत्र में मिल जाता है, और उत्तर प्रदेश में इसको सरयू के नाम से, तो घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद गंडक नदी की बात करते हैं तो नेपाल से निकलती है, चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है, और ये जो है सो ये भी बहुत कटाव करती है, तीव्र नदी है, ऊंचाई से आती है इसलिए तीव्र नदी है। इसकी भी दो ब्रांचेज हैं, ऐसे नेपाल से निकलती हैं तो दो ब्रांचेज में निकलती हैं। ठीक है, कोसी नदी की बात करें, सबसे विख्यात नदी है, सबसे बदनाम नदी है। कारण क्या है कि यह भी नेपाल से ही निकलती है, नेपाल से बिहार में आती है, और जब बिहार में आती है तो खूब नाचती है, खूब नाचती है। क्यों? क्योंकि ऊंचा से आ रही ना, ये जो है सो पहाड़ों से आ रही है नदी, पहाड़ों से जब नदी आ रही है तो साथ में बहुत सारा मलबा लेके आई है, तो ये भर रही है, अपने मुंह को भर रही है, और प्लेन है, बिहार तो एकदम प्लेन है, तो यहाँ पे आएगी नदी तो ढाल है ही नहीं, तो वो नाचने लगेगी। अब जब नाचेगी तो यहाँ पे मलबा छोड़ दी, यहाँ पे ना, तो मालूम चला कि कभी नदी यहाँ पे 10 किलोमीटर है, कल 10 किलोमीटर यहाँ पे है, मतलब। और बारिश के दिनों में तो समझ लो कि पूरा विकराल ही रूप धारण कर लेती है। इसकी अन्य सहायक नदी जैसे मिलाची हो गया, भोटिया हो गया, सप्तकोशी हो गया, तांबा हो गया, लिखू हो गया, दुग्ध हो गया, तंबूर हो गया, इसको याद रखना है। ये जो है लिख लो, नोट्स बना लो और इसको याद रखो। सहायक नदी का नाम याद रखना है, लंबाई याद रखना है, उसकी एरिया याद रखना है, और कौन कौन से राज्य से गुजर रही है वो याद रखना है। इस नदी की लंबाई 230 किलोमीटर है। ठीक है, ये तीव्र नदियां हैं। उसके बाद में एक तरफ हम बता चुके, ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। बिहार का शोक क्यों है? बिहार को शोक इसलिए है क्योंकि ये नदी आ रही है। ठीक है, और अभी मान लो कि यहाँ पे बसाहट है, यहाँ पे बसाहट है, ये नदी ऐसे आ रही, कल के दिन ये बसाहट से बहने लगेगी, कल के दिन इस बसाहट से बहने लगेगी, तो जान मान की सकी होती है, क्षति होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शोक बोलते हैं। ठीक है, अब ये नर्मदा नदी की बात करें हम, तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी में आ गए, अभी तो उधर हो गया। तो ये है हमारी सतपुरा की पहाड़ी, और इधर से आ रही नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जबलपुर में गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है ना, उसके बाद में ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। 1312 किलोमीटर इसका लेंथ है। इसमें बहुत सारी छोटा छोटी जो है सो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करता है, छोटी छोटी इसमें नदियां मिलती हैं। तापी नदी इसके नीचे है, बैतूल के पठार से निकलती है, इसके नीचे से निकलती है, और यहाँ पे ये क्या है, ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए बहती हैं, और ये भी बंगाल खाड़ी में अपनी पानी को गिरा देती हैं। इसके बाद में जो है सो गुजरात में साबरमती हो गया, जो हम आपको पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अरब सागर में अपनी जार गुजराती है। गोवा में मांडवी और जुआरी हो गई, जो कर्नाटक के, ये हो गई शरावती हो गई। केरल में पेरियार हो गया, पंबा हो गया। ये छोटी छोटी नदियां हैं, इसको याद रख लेना आप लोग। मैप पे अगर मार्क कर लो, एटलस का मैप ले लो, उसको मार्क करो। महानदी की बात करें हम, तो ये जो है सो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो बिहार यहाँ पे है और नीचे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और ये एमपी हो गया, तो यहाँ से निकलती है, और ये उड़ीसा में होते हुए फिर इधर अपनी उड़ीसा में तट पे अपना डेल्टा का निर्माण करती है। 890 किलोमीटर है। तीसरी सबसे लंबी नदी है, रायपुर के निकट से निकलती है छत्तीसगढ़ में, और अपना इधर पानी गिरा दे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, अब इसका कहाँ, ये तो छत्तीसगढ़ से निकली, झारखंड में थोड़ी सी है, फिर जो उड़ीसा में है, तो ये 3 राज्य से होकर के उसके प्रमुख नदी है, शिवनाथ है, हसदेव है, मांद है, जोंक है और तेल है, इसको याद रखना। सहायक नदी तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद में गोदावरी नदी की बात करते हैं, तो देखो गोदावरी ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत है, तो गोदावरी नदी इधर से निकलती है। ठीक है, यहाँ से महाराष्ट्र से निकलेगी, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और फिर ये जो है सो कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश की सहायक नदियां हैं, फिर जो है सो आंध्र कर्नाटक की सहायक नदियां हैं, और फिर जो है यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसको दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, और ये 1450। अब ये दक्षिण की गंगा तो बोल दिए, वृद्ध गंगा क्यों बोले? क्योंकि ये बहुत पुरानी है, चट्टान बहुत पुराना है, बहुत दिन से ये फ्लो कर रही है। ठीक है, उसके नीचे फिर कृष्णा आ जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी जो है भी है महाराष्ट्र से ही निकलता है, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, और ये 1450 था, ये 1290 किलोमीटर की है, और ये जो है सो महाराष्ट्र हो गया,
महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये अलग अलग राज्यों से होकर के बहती हैं। इसमें जो है सो दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा, ये सहायक नदी। और कौन कौन सा स्टेट है, तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद कावेरी नदी बहुत विवादित नदी है, क्योंकि हमेशा जो है सो तमिलनाडु में आपका जो है सो तमिलनाडु और कर्नाटक में लड़ाई होते रहते है इसके पानी को लेकर, क्योंकि इधर पानी की मात्रा कम है। तो ये इधर से निकलती है, ये भी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से पहले बाकी दोनों नदियां महाराष्ट्र से निकल रही थी। कौन सी, ये थी गोदावरी और ये थी कृष्णा। कावेरी कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक से निकल रही है, इसलिए कर्नाटक वाले यहाँ डैम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये तमिलनाडु वालों को पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया। और ये जो है सो यहाँ पे जो है सो अपना इधर यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये जो है सो इसकी तमिल, केरल, कर्नाटक में इसकी सहायक नदी इधर से भी आती हैं, इधर से भी आती हैं। तो जहाँ से सहायक नदी आती है पूरे बेसिन में आता है। तो अमरावती, भवानी, हेमवती, लोपवानी, अकवाली, लक्ष्मी तीर्थ, ये कबिनी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद में जो है अब जलाशय, झील की बात करें अगर हम, तो झील में जैसे कि कश्मीर का डल झील हो गया, बुलर झील हो गया, डल झील हो गया, बुलर झील हो गया। उसके बाद में जो है सो आपका दरभंगा में भी है, लक्ष्मी, बहुत सारे झीलें हैं। तो झील जो है सो अब झील बनने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है। झील जो इसमें है उस चीज़ को ध्यान रखना है, कौन कौन से झील है, कहाँ कहाँ पे है, उसमें पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में जो है सो अब यहाँ पे निर्माण की दृष्टि से धसान मान लो कोई ये घाटी है, ठीक है, अचानक से धस गया नीचे, तो अब ये कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ झील बन जाएगा, पानी हो गया। तो दूसरा है कि ये नदी बह रही थी, नदी अभी क्या करी, अपनी रास्ता बदल दी, तो यहाँ भी एक झील का निर्माण हो जाएगा। इसको गोखुर झील हम बता चुके आपको। क्रेटर झील की बात करते हैं, तो ये ज्वालामुखी, ये जो है सो ज्वालामुखी का यहाँ से धरती है, ये धरती है, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही थी। अब ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया, तो यहाँ पे पानी आके भरेगा ना जी, तो ये क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। लैगून झील की बात करते हैं हम, तो लैगून झील जैसे ये हमारा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जमीन है, ये हमारा पश्चिमी घाट है या फिर ये पूर्वी घाट है। लैगून झीलें हमारे यहाँ केरला में मिलती हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मिलती हैं और उड़ीसा में मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है सो जमीन के अंदर घुस जाती हैं ये झीलें, ठीक है, इसलिए इसको लैगून झीलें कहते हैं। जैसे चिल्का झील हो गया, पुलिकट झील हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में अवरोधक झील है। अब मान लो ये पानी बह रहा है और यहाँ पे कोई पत्थर आके गिर गया, तो यहाँ रुक जाएगा पानी, ऐसे बहने लगेगा, तो यहाँ एक झील का निर्माण हो जाएगा। हिमानी झील है। अब क्या है कि ये पहाड़ है, यहाँ से बर्फ खिसक के आ रहा है, तो यहाँ मान लो कि इधर जो है सो गहरा गड्ढा कर दिया, तो यहाँ भी झील का निर्माण, उसके हिमानी झील बोलते हैं। अब भूगर्भिक क्रिया के कारण कुछ झीलें बनती हैं, जैसे कि अंदर मान लो कि कहीं हमने क्या किया, बांध बना दिया यहाँ पे, तो जैसे भाखड़ा नगर बांध हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बांधों से है सो झील का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद मानव सभ्यता, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसका उपयोगिता के बारे में बात करेंगे कि नदी की उपयोगिता कहाँ है। तो अब मान लो ये पहाड़ है, तो आदमी यहाँ तो बसेगा नहीं, इधर ही बसेगा ना, क्योंकि यहाँ से नदी आ रही है। तो नदी के किनारे लोग बसते हैं, क्योंकि पानी भी मिल जाता है, उपजाऊ जमीन भी मिल जाता है, और चलने के लिए पानी पे नाव रखने के लिए भी मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे लोग बसते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ नदी, अब नदी पे जब लोग बसेंगे, मान लो कि ये पहाड़ है, यहाँ से ये नदी आई, यहाँ से नदी आई, यहाँ लोग बस रहे हैं, तो मलमूत्र भी निकलेगा, तो इससे क्या होगी, नदी गंदा होगी, मतलब नदी प्रदूषित हो रहा है, ठीक है ना। नदी प्रदूषण के बारे में हम लोग बात कर लिया। अब नदी प्रदूषण बहुत सारे हैं। अब कीटनाशक हो गया, धोने के कपड़े हो गए, साबुन सोडा से पूरा नदी गंदा हो जाती है। अभी आपने सुना कि गंगा नदी शुद्ध हो रही है, क्योंकि लोगों के लॉकडाउन है। तो इसको बचाने के लिए जो है सो, अब मान लो कि यहाँ पे नदी बह रही है, यहाँ पे कोई नगर पालिका है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो पहले इसको ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट के बाद फिर छोड़ो। यहाँ कोई नगर पालिका से अपना पहले यहाँ ट्रीटमेंट करो फिर छोड़ो, तो इसको बोलते हैं संरक्षण करना। कुछ काम करो जिससे कि संरक्षण हो। अब यहाँ पे जो है सो वनस्पति का विकास। अब जहाँ पे, अब मान लो कि ये पानी गंदा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो जीव जंतु इसके मर जाएंगे, तो सड़ा हुआ पानी हो जाएगा। तो इसलिए जो है सो इसमें कम से कम जो है वनस्पति, अब यहाँ पे वन का चारों तरफ, एक्चुअल में क्या है कि वर्षा से वन का निर्माण होता है। मॉइस्चर और टेम्परेचर दो फैक्टर हैं जो कि वन के निर्माण में काम आते हैं। तो वन मिनिमम 33% होना चाहिए। अपने इंडिया में कितना है, 22 से 23% के बीच में, भी 10% की कमी है, ठीक है। तो ये सब जो है सो कैसे वन का निर्माण होता है, तो वर्षा से होता है। अब राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 90% जो है जल का संरक्षण, मानसूनी और मतलब जल को कैसे हम रोक के रखेंगे, इसकी प्रयास 1985 में किए गए। और यही जो है सो गंगा नदी का संरक्षण करना है, या फिर जो बहुत सारी नदियाँ जो गंदी हैं उसको संरक्षण करना है। इसके लिए जो है सो अलग से अथॉरिटी बनाई गई है, गंगा बेसिन रिवर अथॉरिटी जो है सो उस पर काम करती है।
बहुत सारी शिक्षणाई योजनाएं हैं, इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद में जो है कीटनाशक का कितना यूज करना है, राष्ट्रीय जल संरक्षण निर्माण केंद्र का निर्माण जो है हमारे जो है सो नदी जहाँ से आ रही है उसको बचाना है, नदी जहाँ से मिल रही है यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है, जो गंदे पानी मिला रहे हैं उनको रोकना है। ये सब चीज़ें मानव जीवन और अफवाह तंत्र का प्रभाव बताएं, चूंकि आपको ये नदी है तो यहाँ लोग बसते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सारा चीज़ यहाँ से होता है। ये वही चीज़ लिखा है। उसके बाद में जो है सो यहाँ पे पानी रोक देते हैं और यहाँ पे बिजली का मोटर लगा देते हैं, तो यहाँ से बिजली पैदा होने लगती है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बिजली मिलने लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो है सो प्रायद्वीपीय भारत में बिजली उत्पादन तंत्र लगे हुए हैं, क्योंकि हार्ड रॉक है इधर। ठीक है ना, ये है आज का टोटल चैप्टर नंबर 3 अफवाह तंत्र का।